प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वाक्य के जो भेद होते हैं दो दृष्टिकोण से, दो आधारों पर होते हैं, रचना के आधार पर या रचना के दृष्टिकोण से और अर्थ के दृष्टिकोण से। तो रचना के दृष्टिकोण से मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा दिया था। अब हम यहाँ पर अर्थ के दृष्टिकोण से जो है वो वाक्य के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानकारी मैं दूंगी और उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, इस अर्थ के दृष्टिकोण से जो है वो वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है और आप उसको भी ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिए, उनको देखिए कि क्या लिखा हुआ है और इस वीडियो को भी देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्थ के दृष्टिकोण से सबसे पहले है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। दूसरे नंबर पे बाद में बताऊंगी, पहले हम विधान एक एक करके हम समझ लेते हैं। मैंने कितने प्रकार के बताए? अर्थ के दृष्टिकोण से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले उनमें विधानवाचक। विधानवाचक का दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? सकारात्मक, पॉजिटिव। जो भी हमारे सरल वाक्य होते हैं पॉजिटिव सेंस में कहे जाते हैं, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण से कहे जाते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। क्या उदाहरण रहेगा? राम पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है, वह हंस रहा है, हम बाजार जा रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है। तो ये सभी वाक्य जो हैं सरल वाक्य भी हैं, पॉजिटिव सेंस यानी सकारात्मक दृष्टिकोण से भी है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। नंबर 2 में बात आती है हमारी, यहाँ पे आती है नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक। इसको निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं और निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, इसका नाम है। ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य क्या है? नकारात्मक वाक्य का एक संकेत है जिसमें नहीं शब्द लगा हुआ हो। जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा हो, मत लिखा हो, मत करो, ठीक है, मत करो या नहीं, ये सभी शब्द, ये दोनों शब्द जिस वाक्य में भी लगे होंगे वो ही शब्द या वो ही वाक्य जो है क्या कहलाएंगे? वही वाक्य हमारे नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। क्या उदाहरण होगा? वहां मत जाओ। एक तो मैंने ये शब्द बताया आपको कि मत शब्द जो आ जाता है, ठीक है, ये तो पहला वाक्य। दूसरा वाक्य हम लिख सकते हैं वह पढ़ नहीं रहा है। अब आप देखिए कि वह पढ़ नहीं रहा, नहीं शब्द आ गया और मत शब्द आ गया, तो इसलिए ये दोनों वाक्य क्या है? ये नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही जिन वाक्यों में नहीं या मत शब्द लगा हुआ होता है कि ऐसा काम मत करो, ऐसा काम नहीं करो, तो वो सभी वाक्य क्या आएंगे? नकारात्मक के अंतर्गत आएंगे। नंबर 3 पे बात आई हमारी विधानवाचक, नकारात्मक, और तीसरे नंबर पर हम लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या है? प्रश्नवाचक में जो है वो ये प्रश्न चिन्ह रहेगा हमारा। जिस भी वाक्य के अंत में जो है वो ये चिन्ह रहेगा, विराम चिन्ह में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, वही वाक्य क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाएगा। क्या उदाहरण होगा? तुम्हारा घर कहाँ है? अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। तो जिन भी वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वे सभी वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास है आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा ली जाती है या दी जाती है, जिन वाक्यों में
आज्ञा ली जाती है या आज्ञा दी जाती है, वही वाक्य क्या कहलाते हैं, वही वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब कभी भी आप बाहर जाते हो तो आप कहते हो ना कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप आज्ञा ले रहे हो। और जब हम कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, या हम कोई भी काम वहां मत जाओ, तो इस प्रकार से जो हम आपको आदेश दे रहे हैं या आपको जो है आज्ञा दे रहे हैं किसी काम को करने की या न करने की, और वही वाक्य क्या कहलाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। क्या उदाहरण रहेगा इसका, इसका उदाहरण ये रहेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अंदर आ सकता हूं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो हमने क्या शब्द लिखा है। अभी हमने कहा था कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसने, किसको, किसके साथ, ये सभी क्या है, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या शब्द भी जोड़ सकते हैं और क्या शब्द को हम छुपा भी सकते हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है हम आज्ञा ले रहे हैं किसी से, हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आज्ञा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं साथ में कि आज्ञा लेने के लिए हमने क्या शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। 5वें नंबर पे हमारे पास आएगा इच्छावाचक। क्या आएगा, इच्छावाचक। अब इच्छावाचक वाक्य क्या है, इच्छावाचक वाक्य जो है वो क्या है, जहां पर हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो हंस रहे हैं क्लास में, है कि नहीं, तो हंसने की बात तो मैं कह नहीं रही हूँ। अब इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं, इच्छावाचक वाक्य वे सभी वाक्य होते हैं जिनमें हम इच्छा प्रकट करते हैं, किसी चीज की हमारे अंदर चाह होती है, ठीक है। अब वो कैसे क्या है, जैसे हम किसी के लिए इच्छा, मतलब हम भगवान से प्रे भी कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, वो भी एक इच्छा है, भगवान मेरी ऐसी इच्छा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य लिखा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हैं जिनमें हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, हम प्रकट करते हैं। जैसे हमने कहा, काश मैं जो वो IPS ऑफिसर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो इस प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं वो इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला वाक्य है हमारा 6 नंबर में संकेतवाचक। क्या लिखा मैंने, संकेतवाचक। अब संकेतवाचक वाक्य क्या है, देखो संकेत का मतलब किसी चीज की और हमारा इशारा होना, इशारा देना कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा। देखो यहाँ पर कंडीशंस जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं, जैसे कंडीशन मतलब कोई भी परिस्थिति आने पर क्या प्रभाव होगा, तो ये सभी संकेतवाचक हमें संकेत दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम वाक्य लिखेंगे, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा वाक्य है कि यदि हम गहरी नींद में होंगे तो हमें सपने नहीं आएंगे। सपने कब आते हैं, जब हम गहरी नींद में नहीं होते हैं। सपने वही व्यक्ति देखता है जिसको साउंड स्लीप नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, सपने वही देखता है। और पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, है कि नहीं। फसल होगी और वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर फसल कहाँ से अच्छी होगी। तो दो वाक्य दिए मैंने आपको ये। अब हमारे पास जो 7वां और 8वां वो बचा है
वो भी मैं आपको लिख देती हूँ। 7वें नंबर पर है संदेहवाचक। संदेहवाचक, अब संदेहवाचक क्या है? देखो बच्चों, संदेहवाचक का मतलब होता है किसी काम के पूर्ण होने में हमें संदेह है, उस पर शक है हमें कि ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। हमारे मन में एक क्वेरी मतलब एक संदेह बना रहता है उस काम के प्रति। अब क्या है वो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा शायद वह नहीं आएगा। दूसरा हमने लिख दिया, ये पहला उदाहरण था, और दूसरा उदाहरण लिखा शायद माँ ने रसगुल्ले बनाए होंगे। अब आप देखिए कि इन वाक्यों में हम शायद शब्द भी लगा रहे हैं, ठीक है। इन वाक्यों में क्या है, हम शायद शब्द भी लगा रहे हैं और काम के पूर्ण होने में हमें संदेह है कि ऐसा हुआ होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जिस भी वाक्यों में हमें जो है संदेह होता है, जिस काम को करने में या होने में हमारा संदेह व्यक्त होता है, वही वाक्य जो है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इसमें जो है जैसे हमने पहला वाक्य लिखा शायद वह नहीं आएगा, हो सकता है वह बीमार हो या उसको देर हो जाए, गाड़ी भी छूट सकती है, तो हम वहां पर सब संदेह कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में शायद माँ ने रसगुल्ले बनाए होंगे। अब रसगुल्ले बनाए होंगे, रसगुल्ले तो आपको भी पसंद है ना, बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चों को पसंद है कि नहीं? 2 बच्चों के तो मुंह में पानी भी आने लगा है। तो शायद माँ ने रसगुल्ले बनाए होंगे, तो हमें जो है हम व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावनाओं कि माँ ने ऐसा किया होगा या नहीं भी किया हो सकता है। तो जिन वाक्यों को या जिस कार्य को करने में उसके पूर्ण होने में हमें संदेह है, वही वाक्य जो है क्या है, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अंतिम जो हमारा 8वां भेद है अर्थ के दृष्टिकोण से, वह क्या है, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, धी नहीं है, दी है, विस्मयादिबोधक। अब विस्मयादिबोधक क्या है? विस्मयादिबोधक वे वाक्य होते हैं जिनमें हर्ष, शोक, घृणा, क्या शब्द कहे मैंने, विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे हमें हर्ष, शोक, घृणा और इन सब चीजों का भाव का पता चलता है। यानी हर्ष का मतलब है खुशी, हर्ष का मतलब है दुख, ठीक है, और हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब होता है दुख। तो जिनसे हमें हर्ष का मतलब खुशी का, आनंद का, और दुख का या उत्साह का, उमंग का, इन सब का हमें बोध होता है जिन भी वाक्यों से, ठीक है, वह सभी वाक्य जो है विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाएंगे। और इनसे जो वाक्य बने रहेंगे, इन शब्दों से, जिन शब्दों से, जैसे हम इससे क्या है, विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह है ये पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगाते हैं, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो जिस भी वाक्य में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह रहता है, वही क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। और इन ये विशेष, जैसे हमने यहाँ पर वाक्य लिखा, इसका उदाहरण लिखा हमने। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा काश मैं पक्षी होता। अब आप देखिए यहाँ पे काश शब्द के पीछे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया है। तो ये वाक्य, इसमें मैं पक्षी होता, भावना व्यक्त की जा रही है कि काश मैं पक्षी होता। छोटे बच्चे सोचते हैं ना ये सब, ताकि वो उड़ लेते, पक्षियों को देख देख के पता चलता उन्हें कि काश हम भी पक्षी होते तो डाल डाल पर बैठते और खूब जो है वो अमरूद, मीठे फल खाते, हरे पत्तों में छुप जाते, है कि नहीं? तो ये सारी बातें जो है वो मन में आती है। तो यहाँ पर क्या है, काश शब्द है, तो काश मैं पक्षी होता। कहीं पर भी हमें गंदगी दिखती है,
तो हम क्या करते हैं, छी छी। हमारे मतलब मन में क्या होता है, एक घृत भाव उत्पन्न हो जाता है, एक जो है वो अच्छा भाव उत्पन्न होता है, छी छी कितनी गंदगी है यहाँ पे। या जब हम मैदान में होते हैं, खिलाड़ियों को या अपनी जो हमारी सेनाएं हैं वो जोश खरोश से जो है वो खूब भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो उस समय हमारे शाबाश यानी कि बहुत उत्साह से हम उस चीज को क्या करते हैं, उमंग उत्साह से भर जाते हैं। तो यहाँ पर हम, और जब हमारे अध्यापक जैसे हम हैं आपको कहते हैं शाबाश, तो वहां पर भी क्या है, वो भी एक विस्मयादिबोधक शब्द होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओह, एक और शब्द लिखा मैंने, ओह मैं गिर जाता। अब कभी कभी हम चलते चलते जो है एकदम से हमारा पैर फिसल जाता है, तो हम एकदम से बैलेंस बना ले, तो हमारे मन में ओह मैं गिर जाता भी, लेकिन हम जो है बैलेंस बना रहे, संतुलित हो जाते हैं अपने आप। तो ये सभी शब्द जिनसे हमें हमारी भावनाएं व्यक्त होती है, जैसे हर्ष, शोक, घृणा का भाव जब हमारे मन में आता है और वो हम वाक्य के रूप में हम प्रकट कर लेते हैं, लिख लेते हैं या बोल लेते हैं, वे सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं पर हमारा ये जो वाक्य नामक पाठ है ये संपूर्ण होता है। और जो मेरा पिछला वीडियो है उसको भी ध्यानपूर्वक देखिए, उसका ये दूसरा पार्ट है, और इसे भी ध्यानपूर्वक देखिए और घर में सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। कोई भी परेशानी हो या कोई बात आपके मन में आए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर भेजिए। धन्यवाद, जय हिंद।